everyone, my name is Disha. In today's video, I'm going to discuss with you a very interesting topic जो कि बहुत समय से हमारी इंडियन सोसाइटी में चल रहा था कि क्या एक अनमैरिड वुमेन को अलाउड है कि वो अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकती है या नहीं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू पर एक अपना जजमेंट दिया है, लेकिन उस जजमेंट को समझने से पहले हम इस केस के फैक्ट समझते हैं कि क्या होता है इस केस में। It was a woman जो कि रेसिडेंट थी मणिपुर की। She was 25 years old. Out of a consensual relationship, she got pregnant and she wanted to terminate her pregnancy of 23 weeks because her partner refused to marry her. She moved to Delhi High Court for permission. Delhi High Court declined her plea. Then she moved to Supreme Court. She challenged the medical termination rules. She said कि ये जो rules हैं वो रीजनेबल नहीं है, ये आर्बिट्री हैं, क्योंकि ये रूल्स सिर्फ एक सर्टेन कैटेगरी ऑफ वुमेन को अलाउ करते हैं अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए, जबकि कुछ कैटेगरी ऑफ वुमेन को ये अलाउ नहीं करती। तो इस केस के थ्रू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठा कि क्या राइट्स हैं, क्या रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं एक अनमैरिड वुमेन के। इसमें आगे बढ़ने से पहले हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि इंडिया में क्या लॉज है अगेंस्ट अबॉर्शन। जब हम ये समझ पाएंगे कि इंडिया में क्या लॉज हैं अगेंस्ट अबॉर्शन, तो रीसेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट समझने में हमें बहुत आसानी होगी। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो 1960s तक इंडिया में अबॉर्शन इलीगल था और कोई भी वुमेन जो अबॉर्शन करवाती है उसको 3 साल की इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन था अंडर सेक्शन 312 ऑफ आईपीसी। फिर मिड ऑफ 1960s में एक शांतिलाल कमेटी बिठाई गई और उनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे एक्ट आता है मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट 1971। इस एक्ट में कुछ प्रोविजंस लेड डाउन थे। ये एक्ट बोलता था कि अगर कोई भी वुमेन फ्रॉम कंसेप्शन से लेके जब से वो प्रेगनेंसी शुरुआत हुई है तब से लेके 12 वीक तक अगर उसको प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी है तो उसको सिर्फ एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन की रिक्वायरमेंट रहेगी। लेकिन अगर उसको 12 वीक से ज़्यादा 20 वीक तक अगर प्रेगनेंसी को 12 से ज़्यादा वीक हो चुके हैं अप टिल 20 वीक तक हो चुके हैं तो उसको 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन की रिक्वायरमेंट रहेगी और 20 वीक के बाद वो अबॉर्शन नहीं करवा सकते। फिर आता है 2021 का अमेंडमेंट। 2021 के अमेंडमेंट में जो 12 वीक का थ्रेशोल्ड था इसको बढ़ा के कर दिया गया 20 वीक, यानी कि कंसेप्शन से लेके 20 वीक तक आपको सिर्फ एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन की रिक्वायरमेंट रहेगी और 20 वीक से लेके 24 वीक्स तक सिर्फ जो 7 कैटेगरीज ऑफ वुमेन की जो स्पेसिफाइड थी रूल्स में सिर्फ उनको अलाउड था कि वो टर्मिनेट करवा सकती हैं प्रेगनेंसी, और उन 7 जो कैटेगरी स्पेसिफाइड थी उसमें अनमैरिड वुमेन की कैटेगरी स्पेसिफाइड नहीं थी। इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने जो उनकी प्ली थी टर्मिनेट करने की वैकेंसी वो उन्होंने डिक्लाइन कर दी। अब हम रिसेंट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पीछे क्या रीजनिंग थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ एक्स वर्सेस द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, इस केस में ये बोला कि अनमैरिड वुमेन को भी ये अलाउड है कि वो अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकती है और इसके ऑर्डर के पीछे उन्होंने अपनी कुछ रीजनिंग्स दी। अब हम उन रीजनिंग्स को समझते हैं कि उन्होंने क्या रीजनिंग दी इस ऑर्डर को पास करते टाइम। Supreme Court passed the ad interim order in which they allowed unmarried women to terminate her pregnancy. अब ad interim order क्या होता है? ad interim order होता है order for the time being, यानी कि for the time being सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, इसको हम बोलते हैं while the matter was still pending in the court, उसको हम बोलते हैं ad interim order। तो ये जो ऑर्डर था वो एक ad interim order था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या रीजनिंग दी? सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली बात ये बोला कि Supreme Court made a prima facie observation that the High Court has taken unduly restrictive view of the provision, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत ही रेस्ट्रिक्टिव व्यू लिया है ऑफ द इंटरप्रेट करते टाइम उस प्रोविजन को। अब रेस्ट्रिक्टिव व्यू क्या होता है? रेस्ट्रिक्टिव व्यू ये मतलब होता है उस प्रोविजन को एज इट इज इंटरप्रेट करना, उसको एक लिबरल इंटरप्रिटेशन नहीं देना। जो भी उसमें वर्ड्स डिफाइंड है उसको एज इट इज इंटरप्रेट करना, उसके बियॉन्ड जाके अपनी रीजनिंग अप्लाई नहीं करना, उसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्टिव व्यू। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला
प्राइमा फेसाई ऑब्जर्व हम कर सकते हैं दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट से। अब प्राइमा फेसाई मतलब फ्रॉम द वेरी फेस ऑफ इट, बाई लुकिंग एट इट, मतलब दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट देखते ही हमको ये लग रहा है कि उन्होंने एक बहुत ही रेस्ट्रिक्टिव व्यू अपनाया है इस प्रोविजन को इंटरप्रेट करते टाइम। पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि क्लियरली हम ये बोल सकते हैं कि पार्लियामेंट का इंटेंट था कि अनमैरिड वुमेन को भी वो कवर करें अंडर MTP एक्ट, क्योंकि जो 2021 का जो पार्लियामेंट अमेंडमेंट लेके आई थी उसमें उन्होंने मैरिड वुमेन को रिप्लेस कर दिया एनी वुमेन से और हस्बैंड को रिप्लेस कर दिया पार्टनर से। तो ये जो उन्होंने अमेंडमेंट किए इससे क्लियरली हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि पार्लियामेंट का इंटेंट था कि वो ये जो बेनिफिशियल प्रोविजन है ऑफ MTP एक्ट वो एक्सटेंड करना चाह रही थी टू अनमैरिड वुमेन ऑल्सो। थर्ड पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जिसमें जो 7 जो कैटेगरीज ऑफ वुमेन जो स्पेसिफाइड हैं जो कि अवेल कर सकती हैं टर्मिनेशन पोस्ट 20 वीक्स, उन कैटेगरी ऑफ वुमेन जो एक स्पेसिफाइड कैटेगरी थी वो थी चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये जो चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस है उसको हमें रेस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन के बजाय हमें पर्पसिव इंटरप्रिटेशन देना चाहिए। अब पर्पसिव इंटरप्रिटेशन क्या होता है? पर्पसिव इंटरप्रिटेशन मतलब ये होता है कि हम उसमें ये देखते हैं कि पार्लियामेंट का क्या पर्पस था, क्या इंटेंट था जब वो इस लॉ को लेके आई, तो उनका क्या इंटेंट था, क्या पर्पस था, उसके अकॉर्डिंग हम उस स्टैट्यूट को, उस प्रोविजन को इंटरप्रेट करते हैं, ना कि हम उसको लिटरल इंटरप्रिटेशन जो कि उसमें लिखा हुआ है हम उसको एग्जैक्टली वैसे इंटरप्रेट ना करके हम ये देखते हैं कि पार्लियामेंट का उस प्रोविजन को लाने के पीछे क्या इंटेंट था, क्या इंटेंशन थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो विडोहुड और डाइवोर्स हैं ये एक एग्जॉस्टिव कैटेगरी नहीं है, इसमें और भी कैटेगरीज आ सकती हैं, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कैटेगरी का, ये एग्जॉस्टिव नहीं है। पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो ये कि ये जो एक्ट में डिस्टिंक्शन किया है बिटवीन अनमैरिड वुमेन और मैरिड वुमेन, ये जो डिस्टिंक्शन है वो रीजनेबल डिस्टिंक्शन नहीं है। इट डज नॉट बेयर अ नेक्स्ट टू द ऑब्जेक्ट विद विच अ पार्लियामेंट हैज ब्रॉट दिस अमेंडमेंट। ये एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन या डिस्टिंक्शन नहीं है, ये वैलिड डिस्टिंक्शन नहीं है। विद दिस आई हैव कम टुवर्ड्स एन एंड ऑफ दिस जजमेंट। आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स which the Supreme Court gave in its support in giving the verdict that now the unmarried women are allowed to terminate the pregnancy. Let's now discuss all the legal words which we have studied in the video. The legal word was ad interim order, which I have told you. Ad interim order मतलब होता है ऐसा order which is passed for the time being while the matter was still pending in the court. Second is prima facie. Prima facie मतलब by looking at it at its first sight. Third legal word is restrictive interpretation and the fourth is purposive interpretation. I'll explain you the meaning again. Restrictive interpretation मतलब उसका literal interpretation देना, उसको जैसे provision में words हैं उसको exactly वैसे उसको define करना, उसके words के beyond जाके उसको interpret न करना, उसको हम बोलते हैं restrictive interpretation. Next comes पर्पसिव इंटरप्रिटेशन, जिसमें हम क्लियरली रेस्ट्रिक्ट अपने आप को नहीं करते उन वर्ड्स के अराउंड, हम उसके अलावा उसके बियॉन्ड जाके हम ये देखते हैं कि पार्लियामेंट का क्या इंटेंट था जब वो उस एक्ट को लेके आया, उसके अकॉर्डिंग हम उस एक्ट को इंटरप्रेट करते हैं। जैसे कि MTP एक्ट जब आया तो उसमें क्लियरली डिफाइंड नहीं था, उस प्रोविजन में जो 7 कैटेगरीज मेंशन थी उसमें क्लियरली कैटेगरी नहीं थी अनमैरिड वुमेन को अलाउ वो नहीं कर रहे थे क्लियरली डायरेक्टली कि वो टर्मिनेट कर पाएँ, लेकिन हमने उसमें पर्पसिव इंटरप्रिटेशन किया और हमने उस पर जो अमेंडमेंट किया था पार्लियामेंट में उससे हमने ये इंटरप्रेट किया कि पार्लियामेंट का इंटेंट था दे वांटेड टू ब्रिंग अनमैरिड वुमेन विद इन द एम्बिट ऑफ MTP एक्ट। तो हमने जब ये इंटरप्रेट किया, सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको पर्पसिव इंटरप्रिटेशन दिया तो उसके बाद उन्होंने अपनी ये वर्डिक्ट दी। So with this, I have come towards an end of this video. I hope you have understood all the legal words and you have clearly understood the judgment given by Supreme Court. If you have any doubt, feel free to ask me.